सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री टीम में। तो आपको जो इन्फॉर्म किया गया था कि जेट का सिलेबस है, इसी YouTube चैनल पर पूरा आपको जेटी का सिलेबस कराएगा, वो भी फ्री टू कोर्स में। तो यहाँ पर आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास एग्रोनॉमी की। एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या आप जेटी एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के आते हैं, कौन क्या कोर्स है और क्या इसका स्ट्रेटेजी रहेगी इसमें। तो चलते हैं, मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको क्या अपने चैनल पर क्या आपको क्लासेस वगैरह मिलेगी, तो बता देता हूँ आपको। उसके बाद अपने क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बात कर लेते हैं अपने कि जेटी में जेटी एग्ज़ाम 2024 का जो सेशन है अपना 2024 का, तो उसके अंदर टोटल जेटी एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन होता है वो होता है 4 नंबर का। तो टोटल यहाँ पे 480 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर -1 होती है, वो नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी आप यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके आपके 5 नंबर कट होते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपने खाली एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों की बात करेंगे, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर के आते हैं 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के आते हैं 40 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के आते हैं 40 क्वेश्चन। अब इस बीच में कौन कौन से एग्रीकल्चर में इसकी ब्रांचेज है जिनसे कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की 3 ब्रांच है यहाँ पर। एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी में से आते हैं 15 क्वेश्चन, और हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर से आते हैं 15 क्वेश्चन, और एनिमल हस्बेंड्री है, उससे आते हैं 10 क्वेश्चन। तो इनके टोटल हो गए 40 क्वेश्चन। अब बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में भी इसमें 3 ब्रांच है। जूलॉजी से आते हैं इसमें, और बॉटनी और इसमें आते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इससे आते हैं 10 क्वेश्चन, और इन बॉटनी इससे आते हैं 10 क्वेश्चन, और जूलॉजी है इससे आते हैं 20 क्वेश्चन। ऐसे करके आपका पूरा यहाँ पर ये 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर होती है पहली है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, और इसके बाद आती है ऑर्गेनिक, इसके बाद आती है इनऑर्गेनिक, और इसके बाद आती है फिजिकल। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है इसके आते हैं 10 क्वेश्चन, और ऑर्गेनिक फिजिकल आपके इसके आते हैं 5 क्वेश्चन, और इनऑर्गेनिक है इसके आते हैं आपके, इन दोनों के आप यहाँ के आप टोटल कितने बच गए, 15 हो गए। 40 में से 15 के 25 क्वेश्चन, इन दोनों के मिला के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो जो आपका एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर का जो पार्ट एग्रोनॉमी है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है जेटी एग्ज़ाम में। अगर आप इसके एग्रोनॉमी को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो यहाँ पे इसका वेटेज 15 दिया गया है सब सिलेबस में, पर यहाँ पर टोटल इसके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों में एग्रोनॉमी के इसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर आप एग्रोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो पूरा यहाँ पर आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर वहीं मैं लेके हूँ आपके लिए एग्रोनॉमी की आज अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो की क्लास लगाएंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो अब बात कर लेते हैं अपनी क्लास की। तो क्लास में अब मैं यहाँ पर पूरा वेटेज बता, ये ये जो लेसन अपने स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका वेटेज कितना है जेईटी एग्ज़ाम में। तो उस चैप्टर का वेटेज है जेईटी के अंदर है 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा इसका, और नॉर्मल है, बिल्कुल बेसिक है। अगर ये एक बार पढ़ लोगे अच्छे से, इसका नोट्स बना के जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे वैसे आप नोट्स बना के कॉपी में लिखोगे तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। और वहीं आपने CUT की बात कर लेते हैं, CUT के अंदर इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं अपने क्या है एग्रीकल्चर, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर है, यहाँ पे अपने आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कृषि का परिचय स्टार्ट कर रहे हैं। तो कृषि है वो मानव का प्राथमिक उद्यम है, यानी उद्यम का मतलब कार्य है। मानव सबसे पहले क्या करता है, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि करता है। वह प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपनी अनिवार्य भौतिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, रोटी कपड़ा मकान, इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो एग्रीकल्चर का यहाँ पे डेफिनेशन होगी अपने पास। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो ये लैटिन वर्ड है। तो अब एग्रीकल्चर है वो उसके 2 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे लिख रखा है अपने एग्रीकल्चर को इंग्लिश में, कृषि को इंग्लिश में। अगर वहीं अपने कृषि को हिंदी में लिख लें, इसको बोलते हैं जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में बोलते हैं ना अपने कृषि, जैसे KRISHI कृषि, वैसे लिख लिया तो उस जो जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने, तो वो वर्ड आ जाता है। तो वो वर्ड पूछ लेते हैं कौन सी लैंग्वेज का, तो वो होता है संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, CUT और JET में एग्जाम आने की पूरी संभावना है इसकी। अब बात कर लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है एग्री प्लस कल्चरा। एग्री का मतलब होता है यहाँ पर मृदा या फिर भूमि, और कल्चरा का अर्थ होता है यहाँ पर जुताई करना या फिर उगाना। तो मृदा पर
जुताई करके कुछ उगाना या फिर भूमि को जुताई करना या उगाना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि भूमि पर जो हम कार्य करते हैं उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। अब उसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर की बहुत ब्रांच है, जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इसकी बहुत ब्रांचेज होती है। तो अपने पहली है जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है जेईटी एग्जाम के लिए, वो है एग्रोनॉमी। वो आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे सस्य विज्ञान और फसल शास्त्र भी कहते हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा कि एग्रीकल्चर की वह ब्रांच, यानी एग्रीकल्चर की वह शाखा जिसमें फसल के उत्पादन से संबंधित सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। इससे और थोड़ी सरल भाषा में देखते हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी कि क्रॉप, या क्रॉप किसे कहते हैं। तो क्रॉप है वो क्या होता है कि जैसे अपने पहले एग्रीकल्चर पढ़ा, फिर एग्रोनॉमी पढ़ा। एग्रोनॉमी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, आज किसका अध्ययन करते हैं, क्रॉप का अध्ययन करते हैं। तो क्रॉप क्या कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि भूमि की तैयारी करके उगाए जाने वाले पौधों का वह समूह जो किसी न किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो यहाँ पे क्रॉप अपने से खाने के लिए उपयोग करें, चाहे बेचकर लाभ प्राप्त करना है, जो पूंजी प्राप्त करनी है, तो उसका कोई ना कोई आर्थिक उद्देश्य होता ही होता है। अब बात कर लेते हैं अपने कि इसकी जो क्रॉप है उनका क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्रॉप की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्रॉप को जो फसलें हैं उनको ऋतुओं के आधार पर और आर्थिक उद्देश्य उनका आगे पर्टिकुलर उनका क्लासिफिकेशन है। तो बात कर लेते हैं ऋतुओं के आधार पर क्लासिफिकेशन। अब अपने को पता है कि ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और जायद। तो ये जो छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सबको पता है 3 प्रकार की होती है। पर यहाँ पर जो अपने इंट्रेंस एग्जाम में क्या आ सकता है वो देख लेते हैं। वो आ सकता है कि खरीफ और रबी और जायद तीनों किस भाषा के शब्द है, तो वो अरबी भाषा के शब्द है। अब बात कर लेते हैं अपने वापस खरीफ की फसल पे बात कर लेते हैं कि जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल की बुआई कब करते हैं, तो जून जुलाई में करते हैं। अब इनका पूरा रोटेशन है वो आगे जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। जब बुआई जून जुलाई में करते हैं और कटाई कब करते हैं, अक्टूबर में, अक्टूबर के मंथ में कटाई करते हैं। और इनके लिए जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होता है, 28 से 35 डिग्री में। अब बात कर लेते हैं कि इसमें फसलें कौन कौन सी इंक्लूड की गई है। तो फसलें देख लीजिए, यहाँ पर ये फसलें की गई है, लोबिया है, ग्वार है, डेंसा है, सोयाबीन है, कपास, सनई, मूंग, उड़द है, अरहर, तिल, ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली और मोठ, ये फसलें हैं जो इंक्लूड की गई है। अब बात कर लेते हैं अपने जो रबी की फसलें कौन कौन सी है। रबी की फसलें वो उनकी बात कर लेते हैं। तो रबी की फसलें हैं वो उनकी रबी की बुआई कब की जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है। जब खरीफ की फसलें कट जाएगी तो खेत खाली होगा, तब रबी की अपने बुआई करेंगे अक्टूबर में। अब जो खरीफ है वो गर्मी की फसलें होती है उसमें आती है, और जो रबी है वो है सर्दी के टाइम में जो फसलें आती है वो आती है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि जो रबी है उसकी बुआई अक्टूबर में, जैसे ही खरीफ की फसलों की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, खेत खाली हो जाएगा, तो रबी की फसल की बुआई करते हैं। तभी तो यहाँ पे अक्टूबर में कटाई हुई और बुआई कब होगी, अक्टूबर नवंबर में वापस रबी की बुआई हो गई। और इससे जो कटाई होगी वो कब होगी, मार्च अप्रैल में। और इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है, सर्दी में तो टेम्परेचर कम रहेगा 15 से 25 डिग्री, और खरीफ में थोड़ा हाई टेम्परेचर रहता है 28 से 35 डिग्री। अब इसके अंदर कौन कौन सी फसलें इंक्लूड की गई है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, लाही, अलसी, जौ, जई, चुकंदर, गन्ना, चना, सरसों, मसूर और आलू, मटर, गेहूं, रिजका, तंबाकू, गाजर, ये सभी फसलें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। अब बात कर लेते हैं कि इनके अंदर जो रबी के बाद कौन सी सीज़न आता है, तो रबी के बाद आता है जायद सीज़न। अब जैसी रबी की फसल कटाई हो जाएगी तो खेत खाली होने के बाद क्या करेंगे, जायद फसल की बुआई करेंगे। तब ये कब होगा, मार्च अप्रैल में। और जायद की फसल की कटाई कब होगी, जून में। जैसे अब जून के अंदर वापस खरीफ में चले जाएंगे और जून जुलाई के अंदर वापस इंक्लूड। ये क्या होता है, ये एक रोटेशन होता है पूरा, इनके अंदर चलता रहता है। अब बात कर लेते हैं जो इसके अंदर कौन कौन सी फसलें इंक्लूड की गई है। तो इसके अंदर होती है मक्का चरी, जवार चरी, मूंग, उड़द, तरबूज और खरबूज। जो मूंग और उड़द होता है उनको जायद में भी उगा सकते हैं और जो खरीफ होता है उसमें भी उगा सकते हैं, तो ये दोनों कॉम्बो है। पर वहीं बात कर लेते हैं मक्का और सूरजमुखी की। मक्का और सूरजमुखी ऐसी 2 क्रॉप्स है जो उनको पूरे साल भर आप उगा सकते हो, उनको कोई पर्टिकुलर सीजन की इंक्लूड आवश्यकता नहीं होती, उनको कभी भी आप उगा सकते हो। जैसे खरीफ के सीज़न, रबी और जायद, तीनों ऋतुओं में आप उगा सकते हो। तो यहाँ पर ये अपना क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। पर मैं बताता हूँ जो नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा उसके अंदर मैं यहाँ पे अपने पास ट्रिक होगी एक, जिसमें अंदर खरीफ की पूरी फसलें इंक्लूड होगी। तो खरीफ की पूरी याद होगी तो अपने को रबी याद करनी नहीं पड़ेगी। रबी याद नहीं करनी पड़ेगी तो इसमें अंदर क्या होगा कि
बिल्कुल कम फसलें हैं तो अपने आप याद हो जाएगी। तो ये पूरा आपका क्लासिफिकेशन आराम से याद हो जाएगा। अब बात करें तो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसकी, क्या है? रेन फेड फार्मिंग, वर्षा आधारित खेती क्या है? तो किसान के पास जब सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती, जो वो कम्प्लीटली रेन पर अपनी क्या होता है फार्मिंग करता है, पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है और खेती करता है, तो उसे क्या कहते हैं? रेन फेड फार्मिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, 2019 में आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन की। तो अगला क्लासिफिकेशन है अपना आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब बात करें इसमें कौन कौन सी क्लासिफिकेशन आता है, तो इसमें पहला आता है इसमें कि अनाज वाली फसलें कौन कौन सी है। तो अनाज वाली फसलें होती है, उनके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मेन उद्देश्य होता है इनका। अनाज वाली फसलों से अपना मेन उद्देश्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट लेना। तब इसमें क्या होता है कि इसमें पहले होता है कौन कौन सी फसलें इसमें? तो गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, कुटकी, रागी, सावा, कंगनी और काकून जैसी फसलें होती है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड है दलहनी फसलें, जो मेन पर्पज़ क्या होता है इनका? प्रोटीन लेना। इसके उद्देश्य और भी होते हैं, लेकिन मेन पर्पज़ क्या आता है? अपना प्रोटीन प्राप्त करना। तो जिसमें होते हैं चना, मटर, मैसूर, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया और सोयाबीन। अब सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसमें दलहनी और तिलहनी दोनों के अंदर इंक्लूड की गई है। जेट में क्वेश्चन आया भी है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें दलहनी और तिलहनी दोनों के रूप में उपयोग की जाती है? तो उसका राइट आंसर क्या गया है? सोयाबीन। इसके अंदर और भी फसलें इंक्लूड की है, वो आगे बताएंगे हम। इसके बाद बात कर लेते हैं तिलहनी फसलों की। तिलहनी फसलों में कौन मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तेल प्राप्त करना। तो इनकी फसलें आती है सोयाबीन, मूंगफली, सरसों वर्गीय फसलें, तिल होता है और राम तिल होता है, अलसी होती है, सूरजमुखी होती है, कुसुम और अरंडी, नारियल, कपास, ऑयल पाम, जैतून और रतन जोत। अब रतन जोत है, इसे जेट्रोपा भी कहते हैं। इनका मेन पर्पज़ क्या होता है रतन जोत का? कि इसमें बायोडीजल का फॉर्मेशन होता है, इसमें फॉर्मेशन करते हैं, उसमें उपयोग लेते हैं इसका। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट जो आर्थिक उद्देश्य वाली फसलें कौन सी है। तो रेशे वाली फसलें हैं वो उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। इसके अंदर है जैसे कपास है, पटसन है, जूट, मेस्टा है। मेस्टा किसे कहते हैं? जूट का ही दूसरा नाम मेस्टा है। इसके अंदर अलसी है, सनई है, डेंसा है, नारियल, ल्यूफा है जिसे गिलकी भी कहते हैं, और सिसेल है। ये क्या है? रेशे वाली फसलें हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने जो शक्कर वाली फसलें हैं। शर्करा वाली फसलें कौन कौन सी है? जिससे हमें शर्करा प्राप्त होती है, जैसे फर्स्ट में गन्ना, चुकंदर, शुगर पॉम, और इसमें ज्वार की मिट्टी किसमें भी इंक्लूड की गई है। अब बात करें अपने चारे वाली फसलों की, तो इसके अंदर आती है रिजका, बरसीम, ग्वार, डेंजा, नेपियर घास, अंजन घास और ग्वाना घास और जई, मक्का चरी और ज्वार चरी। ये सब चारे वाली फसलें हैं। अब बात करें मसाले वाली, तो काली मिर्च होगी, इलायची होगी, लौंग, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मिर्च, हल्दी, दालचीनी और अन्य सभी मसाले इसके अंदर मसाले वाली फसलों में इंक्लूड किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं अपने रंग वाली फसलें कौन कौन सी है। तो रंग वाली फसलें नील और कुसुम है। नील से नीला रंग प्राप्त होता है और कुसुम से चटकीला लाल रंग। अब बात करते हैं कि जो प्लांट होता है उसके कौन से पार्ट से, कौन से भाग से जो रंग वाली फसलें हैं उसके जो रंग है वो प्राप्त होता है, तो वो फ्लोर से यानी पुष्प से हमें प्राप्त होता है। इसलिए इससे जो रंग वाली फसलें होती है उनका पुष्प का केयर बहुत की जाती है। तब अगली फसल कौन सी अपने जो औषधीय फसलें हैं उसके अंदर इंक्लूड की गई अश्वगंधा, सफेद मूसली, तुलसी, सर्पगंधा, गिलोय, पुदीना और इसबगोल। इन सभी के अंदर ये औषधीय फसलें इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट अपने उद्दीपन या फिर नशे वाली फसलें जिसका यूज़ करने से उत्तेजना प्राप्त होती है। इसके अंदर आ जाती है चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अफीम, भांग और धतूरा इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ये सभी फसलें उद्दीपन फसलें कहलाती है। अब नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन आता है फैमिली के आधार पर, यानी कौन सी फसलें कौन से कुल के अंदर इंक्लूड की गई है। तो पहली फसल है अपनी ग्रेमिनी या पोएसी, जिसके अंदर सभी अनाज वाली फसलें इंक्लूड की गई है। इसके अलावा गन्ना, बांस, सभी घास वाली फसलें जिसके अंदर नेपियर घास, अंजन घास, ग्वाना घास है। अब यहाँ पे क्या होती है कि जो ग्रेमिनी होती है वो पोएसी होती है, इनके अंदर कौन से इनका जो पर्टिकुलर क्या होता है कैरेक्टर होता है, जो विशेष इनके चरित्र विशेषता होती है वो कौन कौन सी है। तो इनकी एक तो पत्तियाँ कैसी होती है, संकरी होती है यानी नेरो टाइप बिल्कुल पतली पतली होती है और तिखी होती है। दूसरी इनकी जड़ें होती है वो रेशेदार होती है, तने से बिल्कुल अलग अलग निकली हुई रेशेदार रेशा से नहीं रेशे के जैसे निकली होती है। और इनके फल को क्या कहते हैं, कैरोप्सिस कहते हैं। और उन जो ग्रेमिनी कुल के होते हैं वो सभी प्लांट क्या होते हैं, मोनोकोट होते हैं यानी एक बीजपत्री होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ग्रेमिनी कुल की होती है वो जैसे ये प्लांट है
तो इसमें आगे ग्रोथ के लिए इसमें आगे से कल्ले फूटते हैं, जो आगे अपने क्या कहते हैं, जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं फूट निकलना, तो इसके अपन एग्रोनॉमी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसे कल्ले फूटना। जो ग्रामीणी या पोएसी कुल की फसलें होती है उनके अंदर कल्ले फूटते हैं, जैसे गेहूं में आपने देखे होंगे। पर जो मक्का है, मक्का ग्रामीणी कुल का है, फिर भी क्या इसमें कल्ले नहीं फूटते, तो इसका ये विशेषता, इसकी विशेष इसका करेक्टर है ये। अब बात कर लेते हैं फेबेसी या लेग्यूमिनेसी क्रॉप की। तो फेबेसी या लेग्यूमिनेसी और चना कुल और मटर कुल, ये चारों एक ही कुल का नाम है, कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर क्या होती है, सभी दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलें कौन कौन सी है, तो पीछे अपने यहाँ पे बात करके आए हैं तब। और इसके अलावा सोयाबीन, मूंगफली, डेंसा, सनई, रिजका, बरसीम, गुवार, लोबिया और मेथी, ये सभी फसलें इनके अंदर इंक्लूड की गई है। तो ये अब इनकी विशेषता क्या होती है कि चौड़ी पत्ती होती है, यानी ब्रॉड सिस्टम होता है इन सभी का। और इनके फल को क्या कहते हैं, फल को पौंड कहते हैं। और इनके फेबेसी कुल की जितनी भी फसलें आती हैं, इनका विशेष लक्षण होता है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो जितने भी फेबेसी कुल की फसलें होती है वो डाइकोट होते हैं, यानी द्विबीजपत्री होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो फेबेसी कुल होता है उनकी 4 उपकुल होते हैं, यानी सब फैमिली होती है। पेपेलियोनेसी, मार्मोसाइड और सिसल और पिनोरेड, ये 4 इनकी उपकुल होते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या होता है इनमें एक कि जो फसलों में सबसे बड़ा कुल कौन सा होता है, तो फेबेसी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर आपने ऐसे नोट्स बना के और रिवीजन किया तो आपका जेईटी का एक क्वेश्चन भी बाहर जाने की संभावना नहीं है। आपका पूरा जेईटी 2024 के टॉपर है वो आप ही बनेंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप यहाँ पे क्लासों को रेगुलर और पूरा ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पूरा ये सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा और कोई यहाँ पे दिक्कत रहने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूरा फ्री टू कोर्स यहाँ पे करवाया जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन पर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अब बात कर लेते हैं जो तीसरी है अपनी सोलेनेसी कुल। अब सोलेनेसी कुल में क्या होता है, तो अब बात कर लेते हैं अपने सोलेनेसी में कौन कौन सी इंक्लूड है। आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, तंबाकू, धतूरा और अश्वगंधा, ये सभी सोलेनेसी कुल में इंक्लूड किए गए हैं। अगली क्लासिफिकेशन अपना मालवेसी, तो इसके अंदर है कपास, पटसन, भिंडी, गुड़हल। और इसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट है कंपोजिटिया एस्ट्रेसी। इसके अंदर फसलें आती है सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम, रामतिल, जिसे नाइजर भी कहते हैं। और नेक्स्ट है अपना ये क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, गोभी वर्गीय और सरसों, ये भी चारों एक ही कुल का नाम है, कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें बात कर लें कौन कौन सी फसलें इंक्लूड की गई है, अंतर्गत ली गई है। फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी, ब्रोकली, ये चारों गोभी वर्गीय फसलें आ गई। इसके बाद जो सरसों और राया है और तोरिया, कैनोला, ये सभी क्या है सरसों वर्गीय। और मूली, सलजम, ये भी इसी के, यानी इसको पर्टिकुलर नाम क्यों दिया गया तो मैंने बता दिया आपको। ये गोभी वर्गीय हो गया और ये सरसों वर्गीय, बाकी 2 इसी कुल के अंतर्गत लिया गया, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी कुल के अंतर्गत। अब आता है कि कुकुरबिटेसी कुल। तो कुकुरबिटेसी कुल और कद्दू वर्गीय और खीरा वर्गीय तीनों एक ही फसल है। इसके ये सब्जी का सबसे बड़ा कुल है। सब्जियों का सबसे बड़ा कुल कौन सा है, कुकुरबिटेसी या कद्दू वर्गीय, खीरा वर्गीय, ये कुल। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कुकुरबिटेसी में कौन कौन सी फसलें आती है, तो कद्दू, लौकी, गिलकी, जिसे चिकनी तुरई कहते हैं, और टिड्डा, परवल, खीरा, तरबूज, खरबूज इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है अपनी चिनोपोडियेसी, तो इसके अंदर 3 फसलें आती हैं, पालक, बथुआ और चुकंदर। नेक्स्ट है अम्बेलीफेरी या फिर एपीएसी। अब जितने भी अब आपको पता है कि जैसे सौंफ आपने देखी होगी, जिसका बीज ऐसे लगभग ऐसे होता है, तो जितने भी ऐसे बीज होते हैं वो सभी के अम्बेलीफेरी एपीएसी के अंदर लिए गए हैं, जिसका गाजर, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन इसके अंतर्गत लिए गए हैं। मोस्टली मसाले की जो फसलें होती है वो अम्बेलीफेरी के अंदर इंक्लूड की गई है। अब बात कर लेते हैं जो पेंडिलियेसी कुल है, इसके अंदर कौन सी फसल आती है, तो तिल आती है, टेलियेसी में फालसा आता है और लीनियेसी में अलसी आती है। ये अपने क्या हो गया कि जो विशेष आर्थिक कौन से कुलों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अब बात कर लेते हैं अपने विशेष उपयोग के आधार पर। तो विशेष उपयोग के आधार पर बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आती है नगदी या कैश क्रॉप या फिर इसे रोकड़ फसल भी कहते हैं। रोकड़ फसल क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसी फसलें जिन्हें बाजार में बेचकर तुरंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो उसे रोकड़ फसल या फिर नगदी फसलें कहते हैं, यानी जिसको खेत से हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद बेच दिया जाता है, क्योंकि इसके किसान इसके भंडार में रुचि नहीं रखता, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाती है।
तो इसमें कौन कौन सी फसलें इंक्लूड की गई है, तो गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी फसलें और सब्जियां और बेबीकॉर्न, ये मक्का की एक प्रजाति है। अब सब्जियों में मोस्टली सब्जी टमाटर वगैरह आ गई, फलों में फ्रूट्स वगैरह सभी आगे आगे यहाँ पे आगे फल आ गए, मोस्टली फलों में इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अब इसमें ग्वार भी आता है। अब बात कर लेते हैं जो आगे अपनी क्लास है वो अपने नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। ऐसी क्लासें यहाँ पे पूरा फ्री टू कोर्स, यहाँ पे पूरा जेईटी का सिलेबस कराया जाएगा यूट्यूब पे, इसी एग्री टीम पे, क्योंकि ये एग्री टीम है वो एक ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर फाउंडेशन है, जहाँ पर आपको पूरा फ्री टू कोर्स यूट्यूब पे कराया जाएगा। पूरे फैकल्टीज यानी आपको पूरा तीनों सब्जेक्ट कराया जाएगा, टॉपिक टू टॉपिक, जीरो से हीरो तक का, लास्ट से शुरू से लास्ट तक का कराया जाएगा। तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।